हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, अब बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या होती हैं, सीमाएं मतलब कमियां क्या होती हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बोर का परमाणु मॉडल है क्या। सबसे पहले तो ये आप जानेंगे, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, नील बोहर एक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पर क्या किया, संशोधन किया। उसमें जो कमियां थी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उनको इन्होंने दूर किया और उसको दूर करके ही एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसी मॉडल का नाम इन्होंने दिया बोर का परमाणु मॉडल। समझ गए? ठीक है, तो यहां पे वही हमने लिखा है कि नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इतनी बात आपको समझ में आ गया कि इसे ही बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो कुछ कमियां थी उसमें से कुछ कमियों को इन्होंने दूर किया और उसके बाद अपना मॉडल बना दिया और उसी को कहा कि बोर का परमाणु मॉडल है। समझ गए? अब आते हैं दूसरी बात कि इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या बताया। तो हमने लिखा है कि इस मॉडल के निम्नलिखित बिंदु हैं। देखिए, इस जो बोर का परमाणु मॉडल है इसके बहुत सारे इन्होंने बात बताए, परंतु जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा सबसे पहला बिंदु आता है। पहला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षा में घूमती है और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब सिंपल में समझे आपने क्या कहा। वो जो बोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने यही कहा था कि ये परमाणु का मान लेते हैं ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो क्या होती है, नाभिक के चारों ओर जो निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। मतलब इनकी ये जो कक्षाएं दिखाई दे रही हैं इनके छांव में क्या होगा, निश्चित ऊर्जा होगा। ठीक है, जैसे इस मान लेते हैं इस कक्षा है तो इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूम रहा है, तो प्रत्येक कक्षाओं का ऊर्जा जो होगा वो अलग अलग होगा। समझ गए? ये इन्होंने सबसे पहले कहा। वही हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और तीसरा इन्होंने एक और बात बताया कि देखिए, नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है उसको इन्होंने K से प्रदर्शित किया, फिर से L से, फिर से M से, इसी प्रकार जो भी आते जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से प्रदर्शित करते जाएंगे। मतलब K L M N O इस तरीके से जितनी कक्षाएं होंगी उनका इन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि इन कक्षाओं को K L M N से प्रदर्शित करते हैं। तीन बात आपने समझ लिया। ठीक है, चौथे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षाओं में, ध्यान से समझेंगे, एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में सामान्य होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, और नाभिक की ये मान लेते हैं ये चारों ओर की कक्षाएं हैं, वृत्ताकार कक्षाएं हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पहली कक्षा है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा ना कि जो पहली मतलब कोई भी कक्षा हो तो उस कक्षा पे मान लेते हैं ये पहली कक्षा है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी वो सामान्य होगी। जितनी ऊर्जा इसकी होगी उतनी ही ऊर्जा इसकी भी होगी। समझ गए? अब दूसरा मान लेते हैं ये दूसरा कक्षा है तो इसमें मान लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पर है। तो अब देखिए इन चारों, ये दूसरी कक्षा में चारों जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा यदि हम देखें तो चारों की ऊर्जा एक सामान्य होगी, इसीलिए ये चारों दूसरी कक्षा में है।
समझ गए। तो वही इन्होंने कहा कि क्या कहा, एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में सामान्य होती हैं। समझ गए। आते हैं चौथे पर। चौथा इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल अपकेंद्र बल द्वारा नियंत्रित होता है। ये बात आप समझे, इसमें यही बताया गया। ध्यान से अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटका कर समझा दूँ आपको। तो देखिए देखिए, ये मान लेते हैं नाभिक है, ठीक है, इसको आप समझिए ये नाभिक है, ठीक है। और हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है। हम पूरा नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही आपको सिंपल में बता दिए कि ये वृत्ताकार इस तरह कक्षाएं होती हैं, जिसमें मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो क्या होता है नाभिक होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, धनात्मक है तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं, आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षित क्यों नहीं कर पाता, ये यहीं पर क्यों रह जाता है, क्यों? क्योंकि जस्ट इसके विपरीत ये इधर आकर्षित करता है ना, इधर आकर्षित करता है, तो इसके जस्ट विपरीत इधर भी एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, समझ में आया। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर ये वाला जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो वो कौन सा, जैसे क्यों यहाँ पे आकर्षित, देखिए जब कोई भी चीज हो यदि वो वृत्ताकार गति करता है तो वहां पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है कि नहीं। तो वही बात है, यहाँ पर भी अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा तो ये नाभिक में तो आके गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जस्ट अभिकेंद्र बल के बराबर ही अपकेंद्र बल भी इधर जस्ट विपरीत और क्या करता है, कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने वृत्ताकार कक्षाएं में घूमते रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल को कौन नियंत्रित करता है, तो अपकेंद्र बल द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल किया जाता है। समझ गए। आते हैं पांचवें पर, ठीक है। मुख्य जो है वही हमने लिखा हुआ है, और इतना आप लिख देते हैं, फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। अगला आता है सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। ये तो सिंपल है, इसको आप याद रख सकते हैं कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, मतलब निम्न का मतलब है कि कम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, और परमाणु की इस अवस्था को ही हम मूल अवस्था कहते हैं। तो ये मुख्यतः कुछ इस मॉडल की बातें थी जो हमने बता दिया, इतना आपको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद अब आता है कि इस मॉडल की कमियां क्या हैं, जो बोर का परमाणु मॉडल है इसकी कमियां क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। अब यहाँ पे 3 इनकी सीमाएं हैं। पहले इसकी सीमाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या कर सकता था। मतलब समझ में आया, मतलब ये है कि ये जो बोर का परमाणु मॉडल था ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी परमाणु हैं उनकी ही व्याख्या कर सकता था। जैसे कि हाइड्रोजन का एक ही ना परमाणु, एक ही ना इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, तो इसका मतलब केवल हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता था। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसकी व्याख्या कर सकता था। अब बताइए हीलियम की कर पाएगा? He, हीलियम का तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हीलियम का नहीं कर पाएगा, पर यदि हीलियम पर एक प्लस आ जाए तो इसकी व्याख्या कर सकता है। हीलियम पे एक 1 प्लस आ जाए तो इसकी व्याख्या कर देगा, क्योंकि 1 प्लस का मतलब एक प्लस यहाँ पे है, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, और जब दे देगा तो इसके बाद एक ही नहीं इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो अब इसकी व्याख्या कर सकता है। जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम अभी तो नहीं कर पाएगा क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, परंतु यदि ये लिथियम पे 2 प्लस आ जाता है, 2 प्लस, तो इसके ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब इसकी व्याख्या कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बोर का परमाणु मॉडल है ये केवल एक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। ठीक है,
तो इस तरीके से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि अब बताइए किसका किसका हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, बहुत समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण इसको फेल माना गया। फिर से दूसरा इनों क्या कमियां है कि यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। किसकी भैया? सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरा यह है कि यह मॉडल जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले यह मॉडल जो है बोर का परमाणु मॉडल, ये केवल एक इलेक्ट्रॉनों के लिए ही क्या करता था? व्याख्या कर सकता था। दूसरा कि यह हाइड्रोजन के सूक्ष्म जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका, और ये जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सकता था। ठीक है, अब जीमेन प्रभाव क्या आता है, आप केवल लिखेंगे जीमेन प्रभाव ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से उसके बारे में पूरा डिटेल में आप जान लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो भी हमने ये टॉपिक बताया इन सभी को आप लिखते हैं तो आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दूसरी बात यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अब मैं यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। यदि आप क्लास 11th में हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का आपको सीरियस होकर रेगुलरली वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़िए। दूसरी बात, यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।